हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बाय राहुल 10th क्लास हिंदी में। मैं राहुल 10th क्लास हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को 10th क्लास का हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि उसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनका जो विधा है वो निबंध है। इनकी जो विधा है वो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। इनका जो लेखक है भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर जी जो इसका लेखक है, इनके बारे में पहले पढ़ेंगे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बाय राहुल 10th क्लास हिंदी में। तो ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ आपके पास तुरंत आ जाए उसका नोटिफिकेशन। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, इनका कौन सी रचनाएं हैं, इनका कहाँ पे इनका उच्च शिक्षा का प्राप्ति हुई थी, प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ कहाँ ये शिक्षा प्राप्त किए थे, इस सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, ये हम पहले लिख लिए हैं, इनको हम अभी समझाएंगे, क्योंकि देखिए लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम पहले ही लिख लिए हैं। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, हम समझाते हैं इनके बारे में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। महू या मध्य प्रदेश में, महू बोलो या मध्य प्रदेश बोलो, बात ये नहीं है। कौन से परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। कैसे परिवार में? दलित परिवार में हुए थे। तो ये तीनों जो है एक ही में हटा दिए, क्योंकि थोड़ा जगह का दिक्कत था, इसलिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। अगर कहा जाए मानव मुक्ति के पुरोधा पुरोधा कौन है, किसे मानेंगे? मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानेंगे, क्योंकि वो वैसे व्यक्ति हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। वो अपने समय के सबसे सुपठित यानी सबसे अच्छे व्यक्ति थे। अपने समय में वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अभी भी हैं। अभी देखिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। ये प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? अमेरिका, लंदन, वहां गए। ये अपना उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? अमेरिका और लंदन से प्राप्त किए हैं। ये भी लिखा दिए हैं, भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त किए। कहाँ से? अमेरिका और लंदन से प्राप्त किए हैं। ठीक। तो आप देखिए, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में ये अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। कौन सब की आप देखते हैं? सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। ये क्या क्या बनकर उभरे? अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शब्दविदम तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे, ऐसे व्यक्ति थे। उसके बाद देखिए, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की थी। स्वदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कुछ समय क्या किए थे? वकालत भी किए थे। ये भी लिखाए हुए हैं। अभी देखिए, भीमराव अम्बेडकर स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की थी। स्वदेश में भीमराव अम्बेडकर स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए थे। ठीक। अब देखिए, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। ये जो है भीमराव अम्बेडकर स्त्रियों को, मजदूरों को समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत किए।
उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः, उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कितने व्यक्ति रहे? 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, मात्र 3 प्रेरक व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, 3। कौन सा? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और कौन रहे? ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। देखिए क्या उनके चिंतन व रचनात्मक क्या है? उनके चिंतन नहीं लिखे थे, उनके चिंतन आप लोग लिख लीजिएगा, चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति कौन सब रहे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे जी। देखिए भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठा समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम भीमराव अंबेडकर जी को किसके रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता मान करके उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कहा जाए भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर है। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे? हाँ, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब का निधन कब हुआ? भीमराव अंबेडकर जी का निधन कब हुआ? तो दिल्ली में 1956 ईस्वी में दिसंबर में। देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में, 1956 ईस्वी में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहेब एक ही पुस्तक नहीं लिखी, अनेक पुस्तक लिखी। ये सिर्फ 10 क्लास में ये क्या श्रम विभाजन आजादी प्रथा लिख दिया, ऐसा नहीं है। वो अनेकों पुस्तक लिखी, उनके अनेक रचनाएं एवं अनेक भाषण हैं, जो कि यहाँ पे देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन तो इसको हो गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रमुख रचनाएं एवं भाषण निम्न है। देखिए कितने हैं यहाँ पर, तो सिर्फ 11 ठो ही लिखे हैं, इत्यादि मतलब और भी है। देखिए कौन सा है? द कास्ट इन इंडिया। पहला क्या है? द कास्ट इन इंडिया। डेयर मैकेनिज्म, दूसरा में डेयर मैकेनिज्म। उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद है बुद्धा एंड धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। उसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। इनके बारे में भी हम दिखा दिए हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जो है संपूर्ण वाङ्मय कौन नाम से? संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और कहा जाए इन सब में से ये इतने जो रचनाएं एवं भाषण है, इनमें से जो ये लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण। इनमें सबसे प्रसिद्ध भाषण क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, जब कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का अच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। किंचित साधन में से लिया गया है, संपादन के साथ लिया गया है। देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने दिया था। किसने दिया था? ललई सिंह यादव ने। इनके बारे में अभी अच्छा से बताएंगे, पहले इधर देख लीजिए। उसके बाद देखिए यह भाषण जाति पांति
टोरफ मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। 1936 ईस्वी के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते थे। कैसी दृष्टि से विचार करते थे? नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते थे। अब देखिए, जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है, तो ये इनकी जीवनी थी। तो इनका जीवनी जो है ये बहुत ही वीवीआई है। इनको आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनको एक बार हम समझा देते हैं। ठीक है, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? निबंध है। इनकी विधा क्या है? निबंध है। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन? भीमराव अम्बेडकर। कौन? भीमराव अम्बेडकर, है ना। अब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कहाँ हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू बोलो या मध्य प्रदेश बोलो। महू या मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में। तो कैसा परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए, भीमराव अम्बेडकर उस शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? भीमराव अम्बेडकर जो है उस शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? अमेरिका और लंदन से। अमेरिका और लंदन से उस शिक्षा प्राप्त किया है। ठीक, उसके बाद देखिए, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। देखिए, उनके चिंतन, देखिए चिंतन नहीं लिखे थे, बाद में लिखे हैं, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन सा? पहला देखिए, बुद्ध, कबीर, उसके बाद है ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले थे। अब देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? कौन है भारतीय संविधान का जनक? भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इसे भारतीय संविधान का जनक या निर्माता करके इसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और ये जनक हैं। देखिए, अब उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है? भीमराव अम्बेडकर स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए थे। भीमराव अम्बेडकर स्वदेश में कुछ समय क्या किए थे? वकालत भी किए थे। भीमराव अम्बेडकर जो है स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की थी। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगर कहा जाए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक, उसका देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है जो कि निम्न है। इसमें तो 11 तो अभी दिया गया है और भी है। देखिए, द कास्ट इन इंडिया, पहला क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, दूसरा है देयर मैकेनिज्म। उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, उसका है द अनटचेबल्स। फिर है हु आर दे, फिर क्या है? हु आर दे, हु आर शूद्राज। उसके बाद है हु आर शूद्राज। फिर है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। फिर है उसके बाद में क्या है? बुद्धा एंड धम्मा। 8वां में क्या है? बुद्धा
एंड धम्मा। नम्मा में है थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उसके बाद है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्या? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। उसके बाद है क्या? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। ये सब इनके प्रमुख रचना एवं भाषण हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वांडमय, बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वांडमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। कौन से नाम से? संपूर्ण वांडमय नाम से, संपूर्ण वांडमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित है। अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध भाषण हैं। क्या? प्रसिद्ध भाषण। इनमें से कौन सा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहां से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है भीमराव अम्बेडकर कहां से लिया? प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहां से लिया गया? प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ये लिया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने दिया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने दिया था? ललई सिंह यादव ने। किसने दिया था? ललई सिंह यादव ने दिया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा से समझाएंगे। और तो इसको आप लोग लिख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए, हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इनकी कहानी पढ़ेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको लिख लीजिए, अच्छा से लिख लिए? लिख लिए तो हाँ कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। लिख लिए? चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहानी अभी आप लोगों को सुनाएंगे। और इनमें क्या किया हुआ है, इनका जो है क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। हो सकता है शायद इसी बन जाएगा तो बना देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में बनाएंगे। पहले आप लोग कहानी सुन लीजिए इनका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, जब विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये विडंबना की ही बात है। तो इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो इसका पोषक है, ये कई आधारों पर इनका समर्थन करते हैं। देखिए, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इस सब के लिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या मानता है? आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है क्या बोल रहा है? चूंकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है इस श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कौन कह रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर साहब। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। मतलब श्रमिक विभाजन मतलब क्या? श्रम विभाजन यानी मतलब जो मान लिए कोई कुम्हार का काम करता है, उसको कुम्हार जाति मान लिए। जो नाई का काम करता है मतलब उसको नाई मान लिया गया। जो जिस जाति का काम करता है उसे वही जाति में ये कर लिया, मतलब श्रमिक पर आधारित कर दिया। ये बोल रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो देखिए, श्रम विभाजन निश्चय ही सभी समाज की आवश्यकता है।
क्या श्रम विभाजन निश्चय ही सभी समाज की आवश्यकता है। श्रम श्रम मतलब क्या? लाज वाला श्रम नहीं, जो कि लगाते हैं ऐसे ऐसे, वो नहीं। वो श्रम मतलब मेहनत वाला। परंतु किसी भी सभी समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है। मतलब श्रमिकों के अनुसार ऊंच नीच का भी करार देता है। कहता है ये वो जाति का है, ये कम्हार जाति का है, कम्हार जाति का है, ये मतलब ऊंच नीच का, ये काम करता है, ये छी मतलब ऐसे होता रहता है। मतलब भेदभाव जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। कोई जो जन्म लेते हैं, क्या भगवान उसको मोहर मार के भेजता है, इस ऊपर वाले मोहर मार के भेजता है कि ये उस जाति का, ये इस जाति का, तुम उस जाति के, ये इस जाति का है। लेकिन जन्म लेने के बाद यहाँ पर ये होता है कि ये इस जाति में पैदा लिया, इस जाति का हो गया। लेकिन पहले क्या होता था? काम के अनुसार होता था, जो जो काम करता था उसके अनुसार उसकी जाति बना दी जाती थी, श्रम के अनुसार। अब देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन कदापि नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है ही नहीं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। क्या कह रहा है? व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा मतलब कोई काम करने का जो ये होता है, अपना पेशा जो होता है का पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब कोई भी कार्य का स्वयं कर सके। अब कहेगा कि वो नाई है, वो नाई का ही काम करेगा, वो ठाकुर है, वो नाई का ही काम करेगा, ये ऐसा नहीं है। कोई कुम्हार है, वो कुम्हार का ही काम करेगा और कम्हार का ही काम करेगा, वो ऐसा बात नहीं है। जिसको जिस चीज में रुचि लगता है वो करे, ऐसा कहा गया है। अपना इच्छा के अनुसार। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय में से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, अब बताइए, उनका माता पिता जो जिस जाति का है, जो जिस जाति में जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका तभी निर्धारण हो जाता है कि ये इस पेट में जब रहता है, गर्भ में ही जब रहता है, उनका तभी निर्धारण हो जाता है कि ये इस जाति का यही काम करेगा। ऐसा सही नहीं है। उनको अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उसे काम करना चाहिए और उसे काम करने भी देना चाहिए। देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। जाति प्रथा जो है ये दोषपूर्ण मतलब पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देती है। मतलब क्या बोले, नाई जो है ये सिर्फ नाई का ही काम करेगा, नाई का ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो अन्य काम भी करें, ठीक है। कोई कुम्हार है, कोई कुम्हार का ही काम करे, ऐसा बात नहीं है, वो अलग काम कर सकता है। तो आप देखिए, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण यह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जिसके कारण क्या हो सकता है?
मनुष्य को अपना पेशा बदलने की कारण हो सकती है। कोई भी आधुनिक काल में क्या कोई भी जाति का कोई भी कुछ बन सकता है। कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई आईपीएस बन सकता है, कोई बड़ा पदाधिकारी बन सकता है। ऐसा है कि इस जाति का सिर्फ वही बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी जाति का हो, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी कुछ बन सकते हैं। कलेक्टर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डीएम, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर कुछ भी बन सकते हैं। मास्टर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, हाई स्कूल का, प्राथमिक स्कूल का, कहीं का भी। अब ऐसा नहीं है, आधुनिक काल में कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि वो इस जाति का है उसी जाति का ही बनेगा, वो उस जाति का उसी जाति का ही बनेगा, ऐसा अब नहीं है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा ये रह जाता है। हिंदू धर्म में की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। मतलब क्या कह रहा है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म में भी ऐसा करने का अनुमति नहीं देता है। किसी को भी अपना पेशा स्वयं चुनना चाहिए, ना कि धर्म के अनुसार, ना कि जाति के अनुसार अपना पेशा चुनना चाहिए। अपना मन के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार चुनना चाहिए। जो उसका पैतृक पेशा न हो भले ही वह उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन चुकी है, बहुत बड़ा कारण बन चुका है जाति प्रथा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यदि प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को आरुचि के साथ केवल विश्वतावश करते हैं। मतलब विवश होकर के कोई करते हैं, मतलब कि जाति प्रथा में कि इसका यही काम है, जाति में इस जाति का है वो इस जाति का ही काम करेगा, मतलब विवश होकर के उसको करना पड़ता है, ना कि वो खुशी होकर के अपना काम करते हैं। नहीं, मतलब उसको भी मन है कि हाँ हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, लेकिन ये पहले था, लेकिन अब नहीं है। आधुनिक काल में ये परिवर्तन हो चुके हैं। कोई भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, उसे और छूट दिया गया है। कम जाति वालों को और भी छूट दिया गया है। अब देखिए, ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कोई भी कुशलता नहीं प्राप्त की सकती है, क्योंकि उसको उस काम में दिल ही नहीं लगता, उसका मन ही नहीं लगता, तो कैसे करेगा उस काम को? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। क्या कह रहा है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा क्या? बहुत हानिकारक प्रथा है। अब देखिए, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब उसको जकड़ करके निष्क्रिय बना देती है। समझे?
अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब समस्या क्या क्या रचनात्मक पहलू को लेते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर साहब। देखिए, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, साम्राज्य, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। इस पर आधारित होगा, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारों में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भ्रातृत्व मतलब क्या? भाईचारा में, इसमें किसी को आपत्ति हो सकता है? भाईचारा में अगर कोई भी काम किया जाए तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनके रक्षा के लिए प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अनेक साधन उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद देखिए, तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह, क्या दूध पानी के मिश्रण की तरह, अगर दूध में हम पानी डालेंगे तो दूध का ही रंग हो जाएगा, ना कि वो पानी जैसा है। दूध में अगर पानी डालेंगे तो क्या पानी अलग दिखाई देगा और दूध अलग दिखाई देगा? ऐसा बात नहीं है। भाईचारा का मतलब ये हुआ कि अगर दूध है, दूध में अगर पानी डालेंगे, जब पानी में हम दूध डालेंगे तो क्या दूध अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा? ना, वो दूध का ही आकार उजला ही दिखाई देगा। यह मिश्रण की यह तरह भाईचारों का यही वास्तविक रूप है। यानी भाईचारों का यही वास्तविक रूप है। अगर दूध में पानी डालेंगे तो वो दूध के ही जैसा हो जाएगा, दूध का ही रूप हो जाएगा। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या है? भाईचारों का ही दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र शासन का एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम। यानी क्या बोल रहा है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अपने साथियों के प्रति क्या हो? सम्मान व श्रद्धा व सम्मान का भाव। मतलब किसी भी कोई भी व्यक्ति है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सम्मान, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसे कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो कि हमें उच्च नीच समझ रहे हैं, हमसे भेदभाव कर रहे हैं। तो ये हमको किसी से भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। इससे हम क्या सीखे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या लिखे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी श्रम विभाजन मतलब समझे, श्रम विभाजन यानी उसका काम पर निर्भर, जाति के अनुसार इसका, और जाति प्रथा। तो देखिए, इसका जो ये है क्वेश्चन आंसर, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, इन सब के बारे में अभी हम बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये कहानी सुनकर के अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, निश्चित कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगता है तो तब पर भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसमें सुधार ला पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनको आप लोग लिख लिए होंगे, इनका नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, इनका जो क्वेश्चन आंसर ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग अभी कहानी सुन लिए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ये 2024 का है, लिख लीजिए यहाँ पर 2024, क्लास 10 2024। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।